हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी जीडी में टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं जीके जीएस वाला पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ और साथ में उसके देख रहे हैं अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आगामी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये परीक्षा आयोजित की गई थी 24 जनवरी 2023 को, शिफ्ट है फर्स्ट। तो देखते हैं इस शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और साथ ही में इनसे जुड़े कौन कौन से अन्य तथ्य कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर रोजगार किस प्रकार का होता है, कृषि होती है। और कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी हो सकती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी हो सकती है ना, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, और अगर मौसम के कभी कभी मौसम ऐसा होता है जहाँ पे काम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहाँ मिलेगी, ग्रामीणों में मिलेगी, वो ज्यादा मिलती है। ऐसा क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी देखो क्या होती है। मौसमी बेरोजगारी तो समझा दिया, जैसे मान लो मानसून के सीजन में कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। या जून जुलाई में अगर कोई काम नहीं है तो आप, काम नहीं है ना खेती में, तो आप मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी, सीजन के अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी मिलती है। अब बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। जैसे मान लो किसी एक ही खेत है, ठीक है, एक फैमिली में 8 लोग हैं या 7 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें एक खेत पे काम करना है सिर्फ 4 लोगों का, 4 लोगों के लिए काम है, लेकिन अब यहाँ पर नियोजित कितने लोग हैं, 7 लोग, यानी कि यहाँ पे काम 7 लोग कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा तो कि ये सातों लोग वर्किंग है, लेकिन इसमें से काम तो 4 लोगों का ही है, पर 3 लोग तो ऐसे ही जुड़े हुए हैं ना। तो ये 3 लोग दिख तो रहे हैं, इसमें कोई भी 3 मान लो, ऐसा नहीं कि यही 4 1 2 3 होंगे। इसमें से 4 के लिए काम है, तो 3 दिख रहे हैं कि वो नियोजित हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब उनका काम कैसा रहेगा, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अकेले पूछी जा सकती है, मौसमी बेरोजगारी अकेले पूछी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाए, 3 प्रश्न यहाँ से कवर होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे निम्नलिखित में से, मतलब कि हाईवे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये 3 हो गए। और किसको जोड़ता है, तो देखो अगर मैं आपको बात बताऊं, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो बात की जा रही है, ये की जा रही है स्वर्णिम चतुर्भुज की। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, चतुर्भुज राजमार्ग जो नेटवर्क है, इसको जोड़ने का जो एक प्रोग्राम था, ये एनडीए सरकार में शुरू किया गया था 2001 में, लगभग ये 2012 में पूरा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं, इसको शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन सा है, तो इसमें 4 देखो स्टेट है, 4 ये सिटीज को जोड़ता है। किनको किनको जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, दिल्ली दिल्ली है, मुंबई को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है और कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। 4 नाम आप याद कर लेना, दिल्ली दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, तो बस आपका आंसर सही हो जाएगा। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे। तो देखो मेगास्थनीज जो ये भारत यात्रा करते हैं, मौर्य वंश के शासक होते हैं। मौर्य वंश के शासक कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी आया था, तो ये आए थे मेगास्थनीज। इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, जिसको बोला जाता है यात्रा वृतांत है इनका, इसको बोलते हैं इंडिका, ठीक है। इंडिया का पुस्तक इनकी लिखी थी, किसकी, मेगास्थनीज की है। ये पाटलिपुत्र में आते हैं और ये अपनी यात्रा वृतांत लिखते हैं, और ये बताते हैं कि पाटलिपुत्र में थे जो 64 द्वार हुआ करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो ये करता है 239 का 2, ठीक है। 239 का 2 है, ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया था, ये अभी भी है, ये है संजय अरोरा, सॉरी संजय अरोरा, संजय अरोरा जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं एक वर्ष में, ठीक है। जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, गुड्स एंड सर्विस, और इनको क्या किया जाता है, जोड़ करके इनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसे क्या पद्धति बोला जाता है, कौन सी पद्धति, उसे बोलते हैं उत्पाद पद्धति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो एससी और एससी एंड एसटी को जो आरक्षण दिया जाता है, वो 2019 का जो आता है संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा क्या किया जाता है, 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, कि 10 साल बाद इस पर विचार किया जाएगा। 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, आंसर हो गया 10 साल, क्वेश्चन नंबर 7 का। और जो निचले सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा को। निचले सदन में जो दो दो एंग्लो इंडियन होते थे, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे बाय द प्रेसिडेंट, उनको भी क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। ये अमेंडमेंट कौन था, वन फोर्थ अमेंडमेंट था 2019 वाला, ये सब किया गया था,
ठीक है, तो याद रखना इस वाले का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कुचुक रूप जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथकली। ठीक है, कथकली से संबंधित है और इनको 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1969 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप है। इसमें नाटक अकादमी पुरस्कार और इसमें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, नाम पूरा याद रखना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1969 में 1956 में दिया जाता है। ठीक है, ये संबंधित किससे? कथकली से। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। केरल के ही दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनी अट्टम, वो भी याद रखना, लेकिन वो मोहिनी अट्टम से ये कुंचुक रूप नहीं संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो एक राज्य ऐसा है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली, एक केरल, वो है कथकली, और मोहिनी अट्टम वो है केरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? तो ये थे पुष्कर सिंह धामी। उस समय करंट का क्वेश्चन था, इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पारिस्थितिक पिरामिड का जो आधार होता है वो सामान्यतः चौड़ा होता है, यह संकीर्ण होता है किस तरह? देखो, जो पिरामिड बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। इसके बेस पे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर ये होते हैं, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और उपभोक्ता प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और टॉप पर क्या होता है? ये सकरा होता है। तो ये शीर्ष पर संकीर्ण होता है और बेस पे क्या होता है? चौड़ा होता है। देख करके भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इनको कहते क्या है? जो ये लेयर बनी है ना, इनको कहते हैं पोसी स्तर। ये भी प्रश्न पूछा गया है, मैंने पिछले वीडियो में कराया है। पोसी स्तर कहते हैं इनको, ट्रॉफिक लेयर कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉफिक भी इंग्लिश में ऐसे ट्रॉफिक लिख के पूछ दिया गया, हिंदी में ट्रॉफिक लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? ये करंट का क्वेश्चन था, अब नहीं पूछा जाएगा, तो इसका देख लेते हैं। ये जो 2024 में योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, और 2024 में इसका संस्करण कौन सा था? 10वां था। अगर थीम की बात करें तो 2024 में जो थीम थी, 2000 देखो 20 में जो थीम थी वो थी ये, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, ये थी। लेकिन 2024 की पूछी जाएगी, 2022 की तो पूछी, 20 की तो पूछी नहीं जाएगी। तो ये है स्वयं और समाज के लिए योग, ये याद रखना, स्वयं और समाज के लिए योग, ये है थीम। तो याद रखना, ये मैंने 2024 वाला पूरा बता दिया। वैसे करंट के क्वेश्चन यहाँ नहीं करवा रहे, यहाँ स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे। तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां संस्करण था 2024 में, और इसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इनको रेड्डी बोला जाता है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का का आंसर क्या हो जाएगा? ये है कुचिपुड़ी से। ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित है कौन? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ठीक है, इन्होंने क्या था, दिल्ली में एक कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नाट्य तरंगड़ी संस्थान की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नाट्य तरंगड़ी। कहाँ की थी? दिल्ली में। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी नृत्य के क्या है? प्रतिपादक हैं। तो कुचिपुड़ी सा है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? ये है आंध्र प्रदेश का। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य? टोटल 8 मैंने कई वीडियो में कराया। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। कुछ बचते हैं। कथक, कथक कहाँ का है? यूपी का है। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और दो नाम से ही पता चल जाते हैं, एक मणिपुरी, तो मणिपुर से है, ओडिसी उड़ीसा से है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है सत्रिया, ये 8वां है। ठीक है, असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, यस ये लाभ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 1। सरकार के खाद्यान्न भंडार में कमी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि खाद्यान्न भंडार में आत्मनिर्भरता के लिए तो हरित क्रांति लाया गया था, और हरित क्रांति काफी हद तक सक्सेस भी रही थी। हालांकि उसके बाद में कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए, पर ये क्रांति सक्सेस रही थी। अच्छा, ये कब चालू की गई थी? 1965-66। ठीक है, 1965-66 के आसपास शुरू की गई थी। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, और दूसरा, खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि नहीं। खाद्यान्न अगर अधिक उत्पादन होगा तो खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि नहीं, कमी होगी। खाद्यान्न के आयात में वृद्धि, जब खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आयात क्यों करेंगे? फिर तो हम निर्यात करेंगे। तो तीनों क्वेश्चन हट जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा खाद्यान्न में निर्भरता। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक। ठीक है, मैक्सिको से गेहूं के बीज लाया गया था। दो खाद्यान्न के बारे में पूछा जाता है, कौन सी उगाई गई थी सबसे ज्यादा? तो ये उगाई गई थी धान और गेहूं में सबसे ज्यादा ये हरित क्रांति को अपनाया गया था। और ये किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले क्षेत्र में। सभी क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवाए हैं। अगर आप पिछले वीडियो सभी देखते चले आ रहे हैं तो आई होप आपका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो गया होगा, स्टैटिक पोर्शन भी काफी आपके स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो ये दोलन गति दर्शाता है। इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, इसमें गतिमान पुर्जे होते हैं, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ये, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, यही इसका एक लाभ है। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख
लाभ है। अच्छा देखो फ्रेंड, 2024 और 2023 अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर लगा है तो आप इसके पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा। 2024 के मैंने 2 वीडियो में ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने कवर करा दिए, साथ में इंपॉर्टेंट तथ्य भी कवर कराएं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और 2023 के पूरे देख लीजिएगा। इससे आपका काफी स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाए, क्योंकि साथ में मैंने स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है। ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। गंगोत्री हिमनद का किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री देखो सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में स्थित है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, ज्यादा डिटेल नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को, मतलब इसका लक्ष्य क्या था वो पूछा गया, आत्मनिर्भर। तो हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था भारत को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उत्पादक के देश के रूप में बनाना था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, कब लागू की गई थी? 1961 से लेकर के 1966, 1961 से 1966, ठीक है, 1966 में ये लागू की गई थी। ठीक है, इस समय अच्छा कुछ युद्ध भी हुए थे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यही जो युद्ध जो थे तीनों, ये कारण बने थे किसका? 2 युद्ध हुए थे और एक अकाल पड़ा था, ये कारण बने थे इस योजना को फेल करने के मुख्य। तो पहला हुआ था 1961-62 में, 1962-61 में ही एक युद्ध हो गया था। कौन सा? ये भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो भारत चीन वॉर कब हुआ था? 1961-62 में। इसके बाद में तुरंत क्या होता है, 1965 और 66 में एक और युद्ध हो जाता है, जो हो जाता है भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, और भारत पाकिस्तान 1965-66 में होता है। इसके बाद में एक क्या होता है, 1965-66 के दौरान ही, 1965-66 के दौरान ही क्या हो जाता है, भारत में भीषण अकाल भी पड़ जाता है, भीषण अकाल पड़ता है। और जिसके कारण क्या होता है, ये योजना बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखो, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। और इसमें क्या होता है, 25 लाख की राशि दी जाती है। और ये देता कौन है? तो प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय जो होता है भारत सरकार द्वारा ये दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को अगर देखा जाए तो ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, और ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भी हैं और विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, ये 5 बार जीते थे। अच्छा बताइए, इस बार के जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है वो किसने जीती थी? कमेंट करना, सभी को पता है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप इस बार 2024 में किसने जीती है? कमेंट कीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो ये है 18। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। 19 क्या है? ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 16 की बात करें तो लोक नियोजन है, ये है ना, कार्य से संबंधित है। और ये 17 जो है ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है, यानी कि अस्पष्टता को खत्म करता है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम, ठीक है, ये क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है, इसे लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोल दो या बंकिम चंद्र चटर्जी बोल दो, दोनों नाम एक ही हैं। ये किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत एवं बंगाली, ठीक है, संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था। लगभग 1982 में इसको ये आनंद मठ जो इनकी पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ में ये पहली बार एक हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1870 के आसपास इन्होंने इसे लिखा था। 1882 में ये पब्लिश हुआ था। 1882 में ये क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। 1870 में इसको लिखा गया था। संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी बोल दो, चट्टोपाध्याय बोल दो, दोनों सही है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट है। भूमचू त्योहार जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखो, भूमचू जो त्योहार है ये एक बौद्ध त्योहार है ना, बौद्ध त्योहार है। और ये कहाँ मनाया जाता है? कि सिक्किम में ये इसके मनाया जाता है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो, इसमें अन्य डिटेल है नहीं ज़्यादा। तो ये था आज का वीडियो। और कैसा लगा वीडियो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर दिया करो सभी लोगों को, ताकि सभी ज़रूरतमंदों को वीडियो मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।